क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे थे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि फर्मेंटेशन और अन्य एक्टिविटी से किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने डेली लाइफ में कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे। अब दूसरा फ़ायदा यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिनल फील्ड पे, यानी कि मेडिसिन्स बनाने में। मेडिसिन्स बनाने में व्हेनेवर यू फॉल इल, तो हमको क्या मिल देते हैं डॉक्टर? एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स और इंजेक्शन, जैसे पेनिसिलिन। ये जितनी भी मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इनका सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं या उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, ऐसी मेडिसिन्स को हम कहते हैं एंटीबायोटिक। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungus, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन होगा, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये काफ़ी कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो अक्सर यूज़ की जाती हैं कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। तो ये बनते किससे? ज़्यादातर फंगल्स से, made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms are used to cure variety of disease. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिकली हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं। Antibiotics are even mixed up with feeds of livestock and poultry to check the microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases को कंट्रोल करने के लिए, एनिमल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the source of a little green mold on his culture plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of the bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. So, ये accidentally उस कल्चर प्लेट पे जहाँ पर ये बैक्टीरियाज थे, वो उस मोल्ड, ग्रीन प्लेट के मोल्ड के कारण क्या हो रहे थे? मर रहे थे। तो उसने सोचा कि ये इसका क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, यानी कि ये इसको मार दे रहे हैं। तो वहाँ से पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ। सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली विद द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। एंटीबायोटिक्स खुद से कभी नहीं लेनी चाहिए एंड इट्स कोर्स शुड बी कंप्लीटेड। जैसे एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है 3 days, 5 days, 7 days, तो वो कोर्स को भी उस पर्टिकुलर अमाउंट में पूरा करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप बीच में छोड़ देंगे इस कोर्स को, तो आपके अंदर उस एंटीबायोटिक के लिए जो अनवांटेड अननेसेसरी जो बैक्टीरियाज हैं वो उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे और नेक्स्ट टाइम अगर वो डिजीज़ होती है तो हमको और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेने से भी क्या होता है? बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर होता है वो भी, उसको भी वो मार देती हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड
सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक्स का कोई भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कोल्ड और फ्लू क्या है, इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़, दे आर वायरल्स। तो ये वायरस कॉजिंग डिजीज़ हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर्स। ठीक, जैसे ही कोई बीमारी आती है, कोई बीमारी लगती है सपोज, तो उस बॉडी क्या करती है, उस बीमारी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। हमारा जो बॉडी है उसके अंदर एक सेना रहती है, वो क्या करती है कि जैसे ही उसके ऊपर अटैक हुआ वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। बट और साथ में वो याद भी रखती है कि ये वाला अगर अटैक हो रहा है तो इस तरह की एंटीबॉडी बनाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remains in the body and we are protected from disease causing microbes forever. This is how a vaccine work. तो एक बार ट्रेनिंग मिल गई और एंटीबॉडी बन गई तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ अधिकतर बॉडी के अंदर ही रह जाती हैं और जब भी वो उस तरह का वायरस अटैक करता है सो वो उसको लिए फाइट करती हैं। इसी मेथड पे वैक्सीन काम करती हैं। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशंस। इनके लिए क्या किया गया, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशंस किया जाता है। जैसे पोलियो के लिए बहुत बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला। तो पोलियो में क्या करते हैं, उसके एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डालते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी में जब भी उस तरह का बॉडी में पहले से ही डाल दी जाती हैं जो आगे जाके ऐसी एंटीबॉडी बना सकें जो हमको बीमारियों से बचा सकें। तो necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen advertisement on TV and newspaper regarding the protection of child against the polio under pulse polio programs. Polio drops given to childs are actually ये vaccines हैं। वैक्सीन दो तरह की हो सकती हैं, या तो ओरल वैक्सीन होंगी या फिर इंजेक्टेबल्स होंगी जिसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो ये दूसरा फ़ायदा है हमारा वैक्सीन्स का। Some bacteria are also able to fix nitrogens। ये यहाँ पर आप दूसरा आते हैं हम, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा था। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि उनको इस तरह से रिएक्ट करके बना देते हैं कि वो सॉइल में डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि नाइट्रोजन में हमको मालूम है कि इन्वायरमेंट में करीब 70% नाइट्रोजन है। तो 70% नाइट्रोजन होने के बाद भी प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। प्लांट जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं वो डिज़ोल्व्ड नाइट्रोजन होती हैं। These microbes are commonly known as biological nitrogen fixers। तो इसको कहते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। किस में होते हैं, रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया था जो कि पीज या लिग्यूमिनस प्लांट्स में दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है फायदे का, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को साफ सफाई करने का। जैसे जितना भी हमारा वेजिटेबल्स या फ्रूट वेस्ट होता है जिसको हम एक पिट बना करके डाल देते हैं, जो धीरे धीरे हमारा सड़ करके खाद बना देता है, जिसको मैन्योर हम लोग कहते हैं। तो डिकम्पोज जो उसको डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है, तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस किसके कारण हो रही है, बैक्टीरियाज के कारण हो रही है।
ठीक है, जिसके कारण क्या बन रहा है, मैन्योर्स बन रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हैं जो सड़ा देते हैं चीज़ों को, लेकिन इस सड़ने में क्या है, फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट से क्या बन रहा है, हमारा मैन्योर्स बन रहा है, जो कि नाइट्रोजन रिच एक तरह का खाद हो गई हमारे लिए, वो भी नेचुरल। नेचुरल खाद का फ़ायदा क्या है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। ठीक, तो ये हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो फ़ायदे वाले बैक्टीरियाज हैं। तो ये मैन्योर बनाने की प्रोसेसेस जो हैं हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, तो उसी तरह की हैं कि डिकम्पोज्ड वेस्ट, वो वेस्ट क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हम जंगलों में देखते हैं कि जहाँ जानवर मारे जाते हैं, एक दूसरे को आधा खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, ठीक है, कई लोग बॉडीज़ को दफनाते हैं, तो वो क्या होता है, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, धीरे धीरे बॉडी को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी को भी क्या बना देते हैं, वो थोड़ी उपजाऊ बना देते हैं। इसीलिए जंगल में अगर हम देखें कि कोई भी जानवर ज़्यादा टाइम इंडोर इन्वायरमेंट को क्लीन कर देंगे। तो इन्वायरमेंट क्लीनिंग का काम भी बैक्टीरियाज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली करते हैं। तो ये हमारे फ़ायदे वाले बैक्टीरियाज हो गए। अब हम पढ़ेंगे कल को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।